नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए अमेरिका के बदलते रुख और टैरिफ को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती तनातनी पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से की मुलाकात। यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार भेजने पर बनी सहमति। नाटो के जरिए होगी हथियारों की आपूर्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। कहा, दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंधों से दुनिया को भी मिलेगा फायदा। मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने और प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलने पर दिया जोर। फ्रांस में बास्तिल दिवस पर सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन। राष्ट्रपति मैक्रों का रक्षा बजट को दोगुना करने की घोषणा। रूस को बताया यूरोप की आजादी के लिए खतरा। अंतरिक्ष से पृथ्वी के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला 18 दिन बिताने के बाद स्पेसएक्स ड्रैगन की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी। 15 जुलाई को कैलिफोर्निया में एक्सियोम 4 का स्प्लैश डाउन। दक्षिणी सीरिया में अपहरण और लूट से हुई झगड़े की शुरुआत में कम से कम 89 लोगों की मौत। अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज की तरफ से इजरायली सैनिकों ने बद्दू जनजातियों को बनाया निशाना। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले से ज्यादा भीषण हो गया है, तो वहीं ट्रंप प्रशासन की युद्ध रोकने की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। इस सब के बीच अमेरिका ने अब रूस को लेकर रुख कड़ा कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो महासचिव से मुलाकात के बाद घोषणा की है कि अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराएगा। दूसरी ओर रूस का कहना है कि शांति वार्ता के लिए वो यूक्रेन से तीसरे चरण की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध पहले की तरह जारी है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन युद्ध को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, वहीं हाल के दिनों में ये युद्ध और तेज हो गया है। दोनों तरफ से विपक्षी हमले तेज होने के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछली रात रूस ने भीषण हमला किया और इसमें खेरसोन, सुमी और डोनियास्क के इलाकों में आधे दर्जन के करीब मौतें हुई हैं। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसने जापोरेजे और डोनियास्क क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को लेकर अमेरिकी पक्ष का धैर्य जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए कड़वी बातों से परहेज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी अब उनको लेकर कड़े बयान देने लगे हैं। ताजा बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन शाम को वो हर किसी पर बमबारी करते हैं। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब उन्होंने रूस से बचाव के लिए यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली देने की बात कही। इसको लेकर एक बयान में ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें पैट्रियट सिस्टम भेजेंगे। यूक्रेन को इसकी काफी जरूरत है क्योंकि पुतिन कई सारे लोगों को सरप्राइज दे रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए एक नए हथियार प्लान की घोषणा करने की भी उम्मीद है। दूसरी ओर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक बयान में कहा कि रूस शांति प्रक्रिया को लेकर यूक्रेन के साथ तीसरे चरण की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कीव को इसको लेकर कोई जल्दी नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें कि 2 जून को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच दूसरे चरण की बातचीत हुई थी। इस सब के बीच अमेरिका के विशेष दूत केथ कैलोग ने यूक्रेन जाकर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने बताया कि दोनों के बीच
शांति के मार्ग को प्रशस्त करने पर बातचीत हुई। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली और यूरोप के साथ मिलकर हथियारों के उत्पादन और खरीदारी पर बातचीत हुई। साथ ही रूस पर प्रतिबंधों पर भी बातचीत हुई। वहीं नाटो के महासचिव मार्क रूटे वॉशिंगटन यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उनकी मुलाकात में नाटो द्वारा अमेरिका से हथियार खरीदने और फिर यूक्रेन को देने पर बातचीत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर रविवार को चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा की है। कुल मिलाकर अभी तक बातचीत का सहारा ले रहा अमेरिका अब कहीं न कहीं रूस पर सख्त रवैया अपनाने का संकेत दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध किस ओर जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हर्षवर्धन जी, पहला सवाल जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, आज दो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। एक मुलाकात हुई है जो यूएस के स्पेशल इन्वॉय हैं केत कैलोग, उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। दूसरी मुलाकात हुई है नाटो के जनरल सेक्रेटरी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ रहा है। जो अभी तक एक अमेरिका का एक रुख था रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के या रूस को लेकर के, पुतिन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब कड़ा होते हुए जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो नाटो के जरिए अब यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएंगे और साथ ही साथ रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाने में भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक नया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक नया मोड़ जो आप जिक्र कर रहे थे, वो आने की संभावना काफी दिख रही है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से जब सत्ता में आए उससे पहले भी कैंपेन के दौरान भी कहते रहे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर एक किसी किस्म का युद्ध विराम हो सकता है। और वो इस बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते रहे हैं अमेरिका के सामने और दुनिया के सामने। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके सत्ता में आने के 6-7 महीने बाद तक हम देख रहे हैं कि लगातार लड़ाई जारी है और बैटलफील्ड रियलिटीज जो हैं वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस पर हावी पड़ रही हैं। तो कहीं पर ये स्वाभाविक है कि ट्रंप जो हैं वो नाराज दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशनशिप जो उनके संबंध पुतिन के साथ थे उसको बहुत बड़ा फैक्टर माना था इस बात को लेकर कि वो पुतिन को कन्विंस कर पाएंगे कि पुतिन लड़ाई बंद करें या किसी प्रकार का सीज फायर हो। लेकिन क्योंकि वो नहीं हो रहा है और एक तरह से ये ट्रंप की पर्सनल जो छवि है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो कहीं पर मुझे लगता है वो इसको पर्सनली भी लेंगे और अमेरिका के लोग भी इसको एक तरह से अमेरिका की को नज़रअंदाज करना या अमेरिका को मार्जिनलाइज करने के तौर पर देखेंगे। तो दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि डिप्लोमेसी से या जो अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश करी थी यूक्रेन के ऊपर, वो बहुत प्रभावी प्रणाली नहीं दिख रही है और अब एक नया मोड़ जरूर इस युद्ध में आता हुआ नजर आ रहा है। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अगर अमेरिका पहले भी जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे तब भी यूक्रेन का साथ दे रहा था तब, लेकिन अंतर यह था कि अमेरिका सीधे सीधे यूक्रेन की मदद कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नाटो हथियार खरीदेगा, जो यूएस टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे इसमें खर्च नहीं होंगे। नाटो हथियार खरीदेगा अमेरिका से और फिर नाटो इसको यूक्रेन को देगा। तो साथ ही साथ जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक यूक्रेन के साथ मिनरल डील भी हुई है। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक तरह से जो ट्रम्प कह रहे हैं वो अमेरिकन टैक्स पेयर को जो मिडिल अमेरिका है जो नाराज है युद्ध से, जिसने ट्रम्प को इलेक्ट किया है कि ये युद्ध वो बंद करें, उसकी नाराजगी को एस्वेज करने की एक तरह से कोशिश है कि ये डायरेक्टली अमेरिकन टैक्स पेयर पर बर्डन नहीं होगा, बल्कि एक तरह से अमेरिका सेल करेगा जो डिफेंस इक्विपमेंट है नेटो को, नेटो उसको खरीदेगा और नेटो इसको यूक्रेन को देगा। तो कहीं पर वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा और अमेरिका को आर्थिक तौर पर भी उतना नुकसान नहीं होगा जितना जिसकी निंदा उन्होंने पहले की थी बाइडेन के टाइम में। तो एक तरह से वो अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं जो क्रिटिसिज्म डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप पे उनको मिल सकता है उनके वोटर के द्वारा, जिसने उनको इलेक्ट किया था ये कहकर कि ये युद्ध बंद किए जाएंगे और अमेरिका यहाँ से निकलेगा।
और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा कि किस हद तक अमेरिका किस किस्म का रोल प्ले करता है यूक्रेन वॉर में आगे आने वाले समय में। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ट्रंप अपने बेस को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रंप को हम जानते हैं कि वो एकदम से अपनी जो मंशा है उसको बदल लेते हैं और उनका जो एक तरह से बैरोमीटर है वो उनका मागा बेस है। अगर वो बेस ज़्यादा कड़ा हो जाता है, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ज़्यादा परेशान दिखता है ट्रंप की बदली हुई नीतियों से, तो ये स्वाभाविक है और ये लगता भी है कि वो इसमें भी फेल बदर करने से चूकेंगे नहीं। हर्षवर्धन जी, अंतिम सवाल इस विषय पे संक्षेप में बताइएगा, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। अब जब यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे, उसके अलावा नेटो के जरिए अन्य हथियार भी मिल जाएंगे, तो ऐसे में अब रूस यूक्रेन युद्ध कहीं रुकने की कोई आशा दिख रही है या ये और आगे खींचेगा और भीषण होगा? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि यूक्रेन ने बड़ी कमाल की कैपेबिलिटी दिखाई है रूस जैसे बड़े देश को खिसटने में। रूस ने बड़ी कोशिश करी है। रूस बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पावर है, कैपेबिलिटी है, लेकिन जिसका हम अभी तक जिक्र कर रहे थे कि पिछले कुछ महीने से अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा था, सप्लाई नहीं कर रहा था। उसके बावजूद यूक्रेन खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा उसने रूस को एडवांटेज नहीं मिलता हुआ बैटल ग्राउंड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है अगर और ज़्यादा अमेरिका की तरफ से अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाता है और भी डिफेंस इक्विपमेंट जाता है, तो ये युद्ध एक तरह से और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस यूक्रेन को ज़्यादा होगा कि वो रूस को डायरेक्टली भी टारगेट कर पाएगा। तो एक तरह से ज़्यादा भीषणता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से यूरोपीय संघ यानी कि EU से आने वाले सभी उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। EU और अमेरिका के बीच जारी वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने यह ऐलान किया है। EU के साथ साथ उन्होंने मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ लगाने की जानकारी दी। एक तरफ ट्रंप की इस घोषणा का यूरोपीय शेयर बाजारों पर असर दिखा, तो वहीं अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई को लेकर सबकी नजरें यूरोपीय संघ पर बनी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया को टैरिफ का डर दिखाकर व्यापार घाटे को अपने पक्ष में करने की अमेरिकी कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले 27 यूरोपीय देशों के संगठन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद जो जवाबी कार्रवाई का अंदेशा था वो अब ना के बराबर रह गया है।
क्योंकि यूरोपीय संघ ने $25 अरब मूल्य के अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने में देरी करने का फैसला कर बातचीत के लिए दरवाजा खोल रखा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 14 जुलाई से लागू होने वाले शुल्क को अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए टालना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हालांकि फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से अलग राय रखते हुए जवाबी कार्रवाई करने के लिए तारीख ढूंढने की अपील की है। मैक्रोन ने आयोग से संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि 1 अगस्त की समय सीमा तक समझौता नहीं हो पाता है तो यूरोपीय संघ को अपने सभी उपलब्ध साधनों के जरिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर जर्मनी ने टकराव के प्रति आग्रह करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के साथ होने वाली वार्ता के दौरान यदि कोई उचित समझौता नहीं हो पाता है तो यूरोपीय संघ को अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। 30% or anything about 30%. यूरोपीय संघ पर लगाए जाने की धमकी वाला 30% टैरिफ व्यवहारिक रूप से व्यापार को खत्म कर देगा। यूरोपीय संघ और अमेरिका अपनी व्यापार वार्ता से अच्छे परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। बहरहाल यूरोपीय संघ को अब भी इस बात की उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मुद्दे का समाधान निकल आएगा। ब्रुसेल्स के सूत्रों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 30% टैरिफ की चेतावनी एक बातचीत के लिए रणनीति का हिस्सा थी, जिसका मकसद सिर्फ व्यापार को अपने पक्ष में करना है। दरअसल जर्मनी को डर है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े टैरिफ का असर दिख सकता है, जो कि उनके जीडीपी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जर्मनी में व्यापार युद्ध का सबसे अधिक असर जिस क्षेत्र में पड़ा है वो है ऑटोमोबाइल और इस्पात उद्योग। ताज़ा हालात को देखते हुए अन्य यूरोपीय देशों ने भी बातचीत के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दरअसल 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन से व्यापार पर जारी वार्ता के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 1 अगस्त से लागू होना है। ट्रंप की घोषणा के साथ ही यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी अमेरिका के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ईयू के निर्यात पर 30% टैरिफ अटलांटिका के दोनों ओर के व्यापारियों, उपभोक्ताओं और मरीजों के लिए झटका होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से अब तक 25 से अधिक देशों के लिए नए टैरिफ का ऐलान किया जा चुका है, जो 10% से लेकर 50% तक है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर ये जो ट्रंप के टैरिफ की बात करें, मैक्सिको पर, यूरोपियन यूनियन पर जो टैरिफ लगाया है 30% का, ये ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। ये काफ़ी एक बयान महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप की एक रणनीति हो सकती है दबाव बनाने की कि आप बातचीत करो, डील करो। क्या सच है, क्या झूठ है, हर्षवर्धन जी? देखिए, दोनों ही एक तरह से बातों में कुछ सार है, क्योंकि ट्रंप ने शुरू से जो एक पोजीशन ली है ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो अपना जो व्यापार घाटा है उसको घटाने के लिए कोशिशें हों, इस बात को लेकर ही वो सत्ता में आए थे। अब सवाल ये जो उनके सामने है कि क्या वो जिस तरह की टैरिफ वॉर उन्होंने शुरुआत करी है पावर में आने के बाद, उसका अमेरिका को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बहुत खास फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो हमको उतना फायदा अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका एक ट्रेड अग्रीमेंट कर पाया है पिछले जनवरी से लेकर अब जुलाई तक, और उसमें एक तरफ चीन पड़ जाता है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट नहीं हुआ है, एक फेज्ड अग्रीमेंट हुआ है। और वहां पर वियतनाम जैसा देश है जिसके साथ एक एग्रीमेंट अमेरिका ने जरूर कर लिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो एक अमेरिकन जो नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है वो उतनी काम नहीं कर रही है। तो उसके अगर संदर्भ में इसको समझें तो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक के तौर पर इसको समझना जरूरी होगा, क्योंकि नेगोशिएशंस आगे बढ़ रहे हैं यूरोप के साथ, लेकिन ट्रंप ये चाहेंगे कि उनको बेहतर बार्गेन मिले, और इसलिए उन्होंने लास्ट जो लेग है नेगोशिएशंस का, उससे पहले 30% टैरिफ्स की घोषणा कर दी यूरोप के ऊपर। यूरोपियन यूनियन में जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया इमीडिएटली। हालांकि अगर ये 1 अगस्त तक नहीं हो पाता है तो उसके बाद वहां भी आवाजें बढ़ेंगी कि हमको रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने चाहिए। हर्षवर्धन जी, यूरोपियन यूनियन के जो बड़े देश हैं, जिनमें हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये लोग थोड़ा बहुत इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इसका हम कड़ा जवाब देंगे।
हालांकि एक मोटा मोटी मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन में एक ये सहमति बन चुकी है कि अभी कुछ दिनों रुकते हैं, बातचीत करते हैं, फिर शायद डील हो जाएगी। लेकिन अगर डील नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, तो यूरोप किस तरह का जवाब दे सकता है अमेरिका को? देखिए, यूरोप ने पहले भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स और काउंटर मेजर्स लगाए हैं अमेरिका के ऊपर, और उसमें समस्या यूरोप के सामने ये आती है कि जो देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें उतना कंसेंसस बनता हुआ नज़र नहीं आता है, और इसीलिए जो प्रो अमेरिका वर्सेस वो जो एक कड़ा रुख चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ, उनके बीच की दरार जो है वो यूरोप को बहुत कड़ा रुख लेने से रोकती नजर आती है हमेशा। तो कहीं पर जो जर्मनी और फ्रांस जो बड़ी इकोनॉमीज हैं यूरोप की, वो अभी ये जैसा आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, वो ये लगातार कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा कड़ा होना पड़ेगा अगर हमको कोई नतीजा नहीं दिखता है नेगोशिएशंस में। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अभी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन नेगोशिएट कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि एक अग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है, और उसी लिए उसने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की अभी बात नहीं करी है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है कोई अग्रीमेंट, अगर नेगोशिएशंस उस तरह से नहीं बढ़ पाती हैं, तो मुझे लगता है ये आवाज़ें जो फ्रांस और जर्मनी की हैं, ये क्योंकि प्रभावी इकोनॉमीज भी हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो इनका प्रभाव ज़रूर हमको दिखेगा। लेकिन फिर भी यूरोप में ऐसे देश हैं जो ये चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट अमेरिका के साथ हो, क्योंकि जो छोटी इकोनॉमीज हैं उनकी डिपेंडेंस अमेरिकन मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। हर्षवर्धन जी, अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने टैरिफ को एक बड़ा हथियार बनाया है। टैरिफ को लेकर के जो कुछ भी कदम वो उठा रहे हैं, चाहे जिस देश के खिलाफ जितना फीसदी टैरिफ लगा रहे हैं, क्या उसका जो मूल मकसद है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उसमें वो कितना कामयाब हो पा रहे हैं या लॉन्ग टर्म पे कामयाब होंगे? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कोई आर्थिक, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैरिफ्स कभी भी सेटिस्फैक्ट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। इकोनॉमी को अगर आपको सुदृढ़ बनाना है, अपनी आर्थिक जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाना है उसके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स जरूर होते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है तो आप उसको काउंटर करें और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सपोर्ट दें। सवाल ये है कि जितना समय ट्रंप के पास है, क्या वो समय इतना है कि वो टैरिफ नेगोशिएट करें अच्छी डील्स, और अच्छी डील्स नेगोशिएट करने के बाद इस तरह का टैरिफ लेवी करें जिससे कि न सिर्फ उनका जो रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, अमेरिका का जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, वो बने रहें, और जो घर में उनको अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है वो मिल पाए। ऐसा अभी तक तो जो है आर्थिक आंकड़े जो आ रहे हैं उससे नहीं लग रहा है। ये ज़रूर है कि जो अग्रीमेंट्स होंगे उसमें एक बैलेंस जरूर आएगा, और दोनों ही देश क्योंकि इतने बैक एंड फोर्थ के बाद नेगोशिएट करेंगे, तो एक तरह से जो नेगोशिएटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स बन के आएंगे, चाहे वो भारत के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, उसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी, और दोनों ही पक्ष जो है वो ये चाहेंगे कि एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट हो, जिससे कि बार बार इस बात की नौबत ना आए कि हमको रीनेगोशिएट करना पड़े इस तरह का एग्रीमेंट, और एक जो पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल कॉमनैलिटी जो दोनों पक्षों के बीच में है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि अब हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं जहां पर आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों के प्रिज्म से इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे
तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग तेज होती जा रही है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मुताबिक BLF द्वारा जारी ऑपरेशन बाम में कई जिलों में सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। बलोच नेता काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। ऑपरेशन के तहत BLF के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पंजगुर, सुरब, केच और खारन सहित कई जिलों में हमले को अंजाम दिया। BLF ने इसे अपने सशस्त्र प्रतिरोध में से एक रणनीतिक बदलाव करार दिया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति को कमजोर करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चीन के दौरे पर हैं। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। अपनी बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। बेहतर होते संबंधों का एक उदाहरण कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली है, जिसकी भारत में व्यापक रूप से सराहना की गई है। वहीं चीन ने भी दोनों देशों के व्यवहारिक सहयोग को लगातार आगे बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी बैठक की। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी कर रहे हैं। शुभांशु एक्सोम 4 मिशन पूरा करने के बाद साथियों के साथ मंगलवार को धरती पर लौटेंगे। आज शाम स्पेस एक्स कैप्सूल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच का हैच बंद कर अंतरिक्ष यान को अनडॉक कर दिया गया। चारों अंतरिक्ष यात्री एक्सोम 4 मिशन का हिस्सा हैं, जो 25 जून को ISS के लिए रवाना हुआ था। सीरिया के स्वेदा इलाके में ड्रज मिलिशिया और सुन्नी बेदुइन कबीलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक 89 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग से अधिक घायल हुए हैं। झगड़े की शुरुआत अपहरण और लूट से हुई थी, जो बाद में व्यापक संघर्ष में बदल गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए सीरियाई सेना को तैनात किया गया है। वहीं इजराइल ने अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज की तरफ से हस्तक्षेप करने की बात कही है। ताइवान को लगातार चीन से बढ़ते सैन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बीजिंग द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जबकि ताइवान चीन के इस दावे को खारिज कर रहा है। ताइवान के ताजा सैन्य अभ्यास में ताइपे की मेट्रो प्रणाली की सुविधाओं का उपयोग के साथ सैनिकों और रसद आपूर्ति का अभ्यास किया गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक 12 कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपने ऊपर लगे देशद्रोह के आरोप और जेल की सजा के खिलाफ अपील दायर की। यह अपील चर्चित 47 डेमोक्रेट्स मामले से जुड़ी है, जिसमें 2021 में 47 लोगों को उपचुनाव आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इनमें से 45 को दोषी ठहराया, जबकि 2 को बरी कर दिया था। अधिकारियों ने इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया।